देखिए, जब भी इंडिया की बात होती है, जम्मू कश्मीर की बात होती है, तो वहां पे आर्टिकल 370 की बात जरूर होती है। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि आर्टिकल 370 की बात ना हो जहां पे जम्मू कश्मीर और इंडिया की डिस्कशन चल रही हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्लास में उस स्टूडेंट की तरह है जिसके लिए क्लास में कुछ अपने रूल्स हैं या स्कूल के सारे रूल्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होते हैं। और अगर हम 370 की बात करें तो उसपे जो मेजर चीजें थी वो यही थी कि इंडिया सिर्फ 3 चीजों को देखेगा, एक फॉरेन अफेयर्स को, एक डिफेंस को और एक कम्युनिकेशन को। इसके अलावा इंडिया किसी भी चीज में हाथ नहीं डालेगा। उसके अलावा वहां के गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेंगे चीजों को कैसे गवर्न करना चाहते हैं, वहां के खुद अपने लॉज होंगे। इंडिया का कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आर्टिकल 370 के अंदर आता है। कल को इंडिया में कोई नया रूल आता है तो 370 का ये कहना था कि वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसमें से कौन सा लॉ उनको चाहिए और कौन सा लॉ उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 2 नागरिकता होगी, एक जम्मू कश्मीर की और एक इंडिया की। जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर इंडिया के किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसका जो नागरिकता जम्मू कश्मीर का है वो खत्म हो जाएगा। और इसका ठीक उल्टा, यानी वो अगर किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो उसका नागरिकता खत्म नहीं होगा। वहीं पे अगर कोई पाकिस्तान का लड़का अगर शादी कर लेता है जम्मू कश्मीर की लड़की से तो उसको भी वहां का नेशनलिटी मिल जाएगा। और जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी भी दूसरे स्टेट के लोग जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं, यानी लैंड नहीं खरीद सकते हैं। और इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी लॉ नहीं बना सकता। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए तो वो भी पहले जब वो अप्रूव करेंगे वहां की गवर्नमेंट, तभी वो चीज उन पे एप्लीकेबल होती है। और भी एक वहां पे कंडीशन ये था कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब उस चीज को पास करेगी, जो कि 1958 के आसपास ही डिसॉल्व हो गई थी जम्मू और कश्मीर में, वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसके बाद। ये तीनों चीजों को टिक हो जाने के बाद भी वहां पे कोई नई रूल एप्लीकेबल होगी। 370 जब वहां पे एग्जिस्ट करता था तो वहां जम्मू कश्मीर का एक खुद का फ्लैग हुआ करता था और इंडिया का अपना फ्लैग हुआ करता था। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 आखिर जम्मू कश्मीर में लगाया क्यों गया था। I mean, ऐसी क्या अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थी या सिचुएशन थी जिसके द्वारा सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही ये आर्टिकल 370 लगाया गया। देखिए, जब ब्रिटिशर यहाँ पे राज करते थे यानी इंडिया में, तो 2 टाइप के स्टेट थे। पहला स्टेट ये था कि जिसपे वो लोग डायरेक्ट रूल करते थे, जिसपे वो लोग डायरेक्ट अपने रूल्स लॉज ये सब चलाते थे। और जो दूसरे टाइप के स्टेट है जहां पे वो 3 चीजों को डायरेक्ट संभालते थे और बाकी इनडायरेक्टली राजाओं के साथ मिलकर वो काम करते थे। और वो 3 चीजें थी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। यानी जो ब्रिटिशर थे वो सेकंड टाइप के राज्यों में इन तीनों चीजों को डायरेक्ट देखते थे और बाकी सब चीजों के लिए वो राजाओं से मिलकर काम करते थे। और वहां के जो निजाम थे उस स्टेट की, निजाम यानी उस टाइम पे उस जगह पे जो सबसे अमीर होते थे या वो अपने टाइम पे सबसे पावरफुल सम्राट के तौर पे जाने जाते थे, तो निजामों के साथ और राजाओं के साथ वो मिलकर कुछ स्टेट में काम करते थे। और उसी स्टेट को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था उस टाइम पे। और जो 3 चीजें थी उन स्टेट्स की, यानी जो फॉरेन अफेयर्स हो गई, जो फिर कम्युनिकेशन हो गई या फिर जो डिफेंस हो गई, इन तीनों चीजों को वो संभालते थे ब्रिटिशर। बाकी चीजों पे वो राजाओं के साथ मिलकर ही काम करते थे। तो जब वो इंडिया को छोड़कर जाने लगते हैं, यानी जब इंडिपेंडेंस का टाइम आता है यानी 1947 के आसपास, तो जो पहले टाइप के स्टेट में वो राज करते हैं वो तो डायरेक्ट वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। और जो दूसरे टाइप के स्टेट हैं यानी जो प्रिंसली स्टेट था, 2 जून 1947 को ब्रिटिशर्स एक प्लान के साथ आते हैं जिसमें उनका मोटे मोटे तौर पे यही कहना था कि जो स्टेट इंडिया के साथ आना चाहते हैं, स्टेट से मैं यहाँ प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा हूँ, या जो इंडिया के साथ आना चाहते हैं वो इंडिया के साथ आ सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर जो अपना अलग बन के रहना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग रह सकते हैं। तो जो डिसीजन था वो उन पे छोड़ दिया जाता है, प्रिंसली स्टेट के लिए राजाओं पे छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे अपने आप को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, यानी वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या खुद वो एक अलग इंडिपेंडेंट बन के रहना चाहते हैं। देखिए, उस टाइम पे बहुत ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो कि अपने आप को कोई पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं, कोई इंडिया के हवाले कर देते हैं, कोई पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, कोई इंडिया के साथ मिल जाते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी उस टाइम पे उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इंडिया के तरफ से, और उधर पाकिस्तान के तरफ से मोहम्मद जिन्ना उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को वो अपने पाकिस्तान में ले ले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट है, जो भी राजाओं के द्वारा शासन किए जाते थे स्टेट, वो ये अपने इंडिया में ले लें। और इसके ठीक कुछ दिन बाद यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होती है
और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होती है। देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी कोई स्टेट जाके पाकिस्तान में मिलती थी या जब भी कोई प्रिंसली स्टेट आके इंडिया में मिलती थी तो उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही डॉक्यूमेंट है जिसपे रूल्स रेगुलेशन और भी चीजें लिखी होती थी। उस टाइम पे 3 ऐसी स्टेट थी जो कि ना ही इंडिया में शामिल हो सकी और ना ही पाकिस्तान में शामिल हो सके और उनका ये चीज का सॉर्ट आउट हो नहीं पाया। और इन तीनों स्टेट में एक चीज कॉमन थी, क्योंकि जो जूनागढ़ थी उसका जो शासक था यानी जो राजा था वो मुस्लिम था और मेजर पॉपुलेशन वहां पे हिंदू थे। अगर ठीक उसी प्रकार हैदराबाद का भी जो शासक था यानी जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां पे उस टाइम पे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की थी। और जम्मू कश्मीर में ठीक इसका उल्टा बट बिल्कुल सिमिलर रीजन थी कि वहां के जो राजा थे वो उस टाइम पे हिंदू थे और वहां पे जो ज्यादा पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो मुस्लिम थी। तो हम डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे आते हैं। जम्मू कश्मीर में उस टाइम के जो राजा थे वो हरि सिंह थे और वो उस टाइम तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो पाकिस्तान में जाएं या फिर वो इंडिया में आए। और वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो एक अलग इंडिपेंडेंट बन के रहें। उनको ना ही पाकिस्तान के साथ जाने का है, उनको ना ही इंडिया के साथ है। वो अपना खुद का एक अलग देश बनाना चाहते थे जिसका खुद का एक अलग फ्लैग होगा, अलग रूल रेगुलेशन होंगे, अलग प्राइम मिनिस्टर हो और भी कई सारी चीजें जो कि एक नॉर्मल देश में होता है या फिर होना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली उस टाइम की हम बात करें तो फारूक अब्दुल्ला के फादर यानी शेख अब्दुल्ला, उनको भी ये चीज पसंद नहीं आती थी कि वहां पे जो मेजर पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है और वहां के जो राजा थे उस टाइम पे वो हरि सिंह थे, जैसा कि मैं बताया, जो कि एक हिंदू थे। तो वो भी चाहते थे कि इस चीज के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। वो हालांकि उस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना दिए थे और एक मेजर एक्टिविस्ट के तौर पे वो उस टाइम पे काम करते थे और वो अप फ्रंट पे आए थे। और उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला का बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड था, यानी जम्मू कश्मीर में। डिमांड इन द सेंस में ये कहना चाहता हूं कि उनका नाम काफी ज्यादा था, एक मेजर पॉपुलेशन थी जो कि शेख अब्दुल्ला को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी इसी रीजन की वजह से कि वो राजा को हटा के वहां पे डेमोक्रेसी लाना चाहते थे कि ऐसे राजा को हटाओ यहाँ से और यहाँ को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। तो 1947 के आसपास जब हरि सिंह को दोनों साइड से काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी, या एक तरह से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली प्रेशराइज करने की, तो वो दोनों कंट्री को ये कहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और उसके ठीक लगभग 2 महीने के बाद वो एक प्लान के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि वो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डॉक्यूमेंट किसी भी कंट्री के साथ साइन नहीं करना चाहते, ना ही इंडिया के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने एक एग्रीमेंट पेश की यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और वो इंडिया को भी ऑफर करते हैं और पाकिस्तान को भी ऑफर करते हैं। और उस टाइम पे इंडिया ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेनली इस चीज को लीड कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया इस चीज को। लेकिन पाकिस्तान ये चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और पाकिस्तान जो उनका लाया हुआ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट थी उस पर साइन कर दिया और वो लोग एक आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट मोटे मोटे तौर पे आप यही समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन ये सब के लिए किया गया था, ट्रेड के लिए किया गया था, जो बेसिक कमोडिटीज होती है ये सब का ट्रेड करने के लिए किया गया था और भी कुछ कुछ चीजें के लिए। और महाराजा हरि सिंह भी चाहते थे उनका जो इमीडिएट नेबर कंट्री है यानी कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, उसके साथ वो टेंशन ना बना के रखें, थोड़ा सा वो सही इक्वेशन बना के रखें, इसलिए वो इस चीज के साथ आए थे। और ये चीज तो बहुत क्लियर थी कि पाकिस्तान ने भले ही वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हरि सिंह के साथ साइन कर ली थी यानी जम्मू कश्मीर के साथ, बट पाकिस्तान के मन में ये चीज पूरी क्लियर थी कि उनको किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को हासिल करना है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या फिर इनडायरेक्ट वे में हो। तो वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद कुछ दिन के बाद वो देखते हैं कि उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है और पाकिस्तान फिर जम्मू कश्मीर पे हमला कर देती है। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोलूंगा कि वो वहां के ट्राइबल इन्वेडर्स के साथ मिलके या ट्राइबल इन्फ्लेटर्स के साथ या फिर वहां के ट्राइब्समैन के साथ मिलकर हमला कर देती है। सिंपली आप ये चीज समझ लो, जम्मू कश्मीर की सेना जिसको डायरेक्ट सपोर्ट था पाकिस्तान का, उन्हीं को सपोर्ट करती है पाकिस्तान और उन्हीं के द्वारा वहां पे पाकिस्तानी हमला कर देती है 20-22 अक्टूबर 1947 के आसपास। जब महाराजा हरि सिंह ये चीज अच्छे से समझ लेते हैं कि ये चीज कंप्लीटली अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उनके हाथ में अब कोई भी चीज नहीं है, तब वो इंडिया के पास आते हैं और वो हेल्प मांगते हैं कि कैसे भी करके हमें बचा लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि अगर मैं अपने ही जिद पे अड़ा रहा तो ना ही जम्मू कश्मीर बचेगी और ना ही मेरी राजशाही बचेगी, ना ही मेरी राजगद्दी बचेगी। और वो दौड़े दौड़े इंडिया के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए, और इंडिया भी तुरंत हेल्प के लिए इमीडिएट नहीं जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कुछ दिनों की बस, और वो उनसे फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यानी कुछ डिमांड रखते हैं। और वो कहते हैं कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कीजिए, उसके बाद हमारी कुछ डिमांड आप पूरी कीजिए, उसके बाद हम आपके लिए बिल्कुल खड़े हैं हेल्प करने के लिए।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वही डॉक्यूमेंट जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कोई अगर प्रिंसली स्टेट किसी कंट्री में मिलता है तो उनको वो डॉक्यूमेंट साइन करना होता है। लेकिन उसके बाद वो फिर डिमांड रखते हैं कि शेख अब्दुल्ला जो वहां के ही बहुत मेजर एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम काफी ज्यादा था, जिनको काफी लोग सपोर्ट करते थे, वो डिमांड रखते हैं कि उनको जेल से फ्री करो और फिर वो डिमांड करते हैं कि इनको फिर आप प्राइम मिनिस्टर बना दो जम्मू कश्मीर की। अब एक सोचने वाली बात है कि वो शेख अब्दुल्ला को फ्री करने की बात क्यों कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो साइन हो ही गया, वो तो इंडिया से मिल गई, लेकिन फिर भी वो क्यों चाहते हैं उनको फ्री करने? यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो जूनागढ़ एक और प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम मैं हैदराबाद के साथ ले रहा था, जूनागढ़ ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया था। उसके बाद भी वहां पे कुछ इश्यूज की वजह से कह लो या किसी भी तरीके से वहां पे प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट मतलब हिंदी में इसको जनमत संग्रह कहते हैं, यानी मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि वहां पे वोटिंग होता है। चूंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू होती है तो वो बिल्कुल वोट करके इंडिया में शामिल हो जाते हैं। उनकी जो डिमांड रहती है शेख अब्दुल्ला को फ्री करवाने के पीछे, वो एक सिंपल सी लाइन में आप ये समझ लो कि जम्मू कश्मीर में 3 मेजर एरिया जो थे, यानी एक जम्मू हो गई, एक कश्मीर हो गई और एक लद्दाख हो गया। तो जम्मू और लद्दाख में तो उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि वहां के जो मेजोरिटी लोग हैं वो बिल्कुल इस चीज के सपोर्ट में रहे। प्लेबिसाइट यानी कल को अगर वोटिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज के सपोर्ट में रहेंगे इंडिया आने के। और जो कश्मीर की पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला थोड़े बहुत कन्विंस करके, क्योंकि वहां के लोग मेजरली उनको सपोर्ट करते थे और उनके सपोर्ट से इधर की साइड ही वहां के लोग वोटिंग करे और वो फिर इस साइड आ सके और ये कंप्लीट चीज फिर इंडिया के फेवर में काम करे, इसलिए उन्होंने ये डिमांड रखी थी। अटैक के ठीक कुछ दिन बाद यानी फिर 27 अक्टूबर को ये लोग अपनी आर्मी भेजते हैं और ये लोग वहां के जो फाइटर, पाकिस्तान सपोर्टेड फाइटर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था, उनके खिलाफ ये जम के लड़ाई करते हैं और उनको कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देते हैं। यानी जिस एरिया में वो आ चुके थे उससे भी वो उनको खदेड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जो एरिया में वो लोग ऑलरेडी ऑक्युपाई कर चुके थे, यानी जो एरिया में वो लोग घुस चुके थे, वो लोग 100% उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो लड़ाई को वहीं पे रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि उस टाइम पे पाकिस्तान की भी आर्मी वहां पे थी, यानी पाकिस्तान के भी जो फाइटर थे वो प्रेजेंट होते हैं और इंडिया के भी फाइटर प्रेजेंट होते हैं जम्मू कश्मीर के एरिया में। और उसके कुछ मंथ्स के बाद ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं और ये लोग इस मैटर को लेके यूएन तक पहुंचते हैं, यानी 21 अप्रैल 1948 में। और ये लोग यूएन तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थी कि यूएन हमारे फेवर में जजमेंट दे सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी यहाँ के राजा ने हमारे साथ साइन कर ली है और भी 1-2 चीजें थे। तो ये इस मैटर को लेकर यूएन तक पहुंचते हैं और वहां पे चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है, इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। और यूएन का जो फैसला आता है कुछ दिन के बाद, यूएन का फैसला में क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि जो जहां पे है वो वहीं पे रुक जाएगा। और यूएन ने अपने फैसले में एक और चीज ऐड किया कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद डिसाइड करेंगे अपने में कि उनको इंडिया के साथ जाना है या उनको पाकिस्तान के साथ जाना है। उनको कोई भी कंट्री फोर्स नहीं कर सकती इस चीज के लिए। साथ ही साथ यूएन ने एक चीज और उसमें ऐड किया था कि पाकिस्तान अपने सपोर्टेड आर्मी को वहां से हटा लेगी, उसके बाद इंडिया अपने आर्मी को वहां से हटा लेगी। लेकिन ना ही पाकिस्तान अपने आर्मी को वहां से हटाते हैं, ना ही इंडिया अपने आर्मी को वहां से हटाती है, और वो चीज फिर ऐसे ही कंटिन्यू और ऐसे ही वहां पे रह जाती है। और उसी टाइम पे जो एलओसी हम बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसी टाइम पे डिसाइड हो गई थी। और आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये उसी टाइम पे फॉर्म हुआ था। उसके कुछ मंथ्स के बाद वहां की जो गवर्नमेंट थी वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनका ये कहना था कि हमें एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना ही चाहिए। अगर इसको हम कुछ वर्ड्स में समझे तो उनका ये कहना था कि हम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम इंडिया के साथ मिले हुए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं था, इसलिए हमें एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, हमें और स्टेट के तरह ट्रीट ना किया जाए। और वहीं पे फिर आर्टिकल 370 का इन्वेंशन होता है। उसके बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हो जाती है, यानी ठीक 26 जनवरी 1950 से, तो उसके कुछ टाइम के बाद यानी 18 नवंबर 1952 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 आर्टिकल यानी आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिससे ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम है ना कि इंडिया के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, और ये चीज अभी भी एज इट इज वहां पे लगी हुई है। और जो आर्टिकल 370 थी जिसके अंदर और एक चीज आता है, यानी आर्टिकल 35A जो कि इसके साथ ही आता है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A 2019 अगस्त को वहां से हटा दिया गया जम्मू और कश्मीर से।
एक पर्सन है जिनका नाम एन गोपाल स्वामी अयंगर है, उन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल 370 का आइडिया लाया गया था और वही इस चीज को लिखे थे। और ऐसा कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला का भी बहुत बड़ा हाथ था इस चीज को ड्राफ्ट करवाने के पीछे और इस चीज को लागू करवाने के पीछे। और यहीं से जो आर्टिकल 370 का फॉर्मेशन हुआ था वो एग्जैक्ट यहीं से हुआ था।